जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में जानेंगे। हम इस रिश्ते का इतिहास समझेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार अभी ये कौन सी नई फिर से राजतंत्र की मांग उठी है नेपाल में, और कैसे भारत सरकार ने रॉ की मदद से नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म किया था। वो करना सही था या गलत, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं नेपाल के किंगडम के बारे में कि वहाँ राजतंत्र था क्या। तो इसका नाम था किंगडम ऑफ गोरखा या गोरखा अधिराज्य। इसे असल हिंदुस्तान भी कहा जाता था, मतलब रियल लैंड ऑफ हिंदूज़। ये हिंदूज़ का किंगडम था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकलौता किंगडम था जो 1947 के बाद भी चलता रहा। इसकी शुरुआत हुई थी 1768 में। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी एक राजपूत राजा पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। बाद में जब भारत 1947 में आज़ाद होता है तो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्ट थे और ये लेफ्ट लीनिंग भी थे, तो इन्होंने कभी नेपाल के राजाओं को पसंद नहीं किया। और क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र भी था, इस वजह से कभी भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रखे। हालांकि पड़ोसी होने के नाते एक फ्रेंडशिप ट्रीटी जरूर साइन की थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम करती रही मोनार्की के खिलाफ हमेशा। हमारे उस समय के जो आईएफएस होते थे, डिप्लोमेट्स होते थे, वो भी लेफ्ट लीनिंग होते थे, तो वो भी हमेशा नेपाल की जो राजतंत्र था मोनार्की, उसके खिलाफ ही काम करते रहे। और जितने एंटी मोनार्की फोर्सेस थे, कम्युनिस्ट थे, उनको सपोर्ट करते रहे। 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेपाल का दौरा किया। ये उनका दूसरा दौरा था। इसके पहले वो सार्क समिट में शामिल हो चुके थे। तो 1988 में ये नेपाल के दौरे पे अपनी वाइफ सोनिया गांधी के साथ में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद इनको मन होता है पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसको विजिट करने का। ये आग्रह रखते हैं नेपाल के सामने कि मैं अपनी वाइफ के साथ पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहता हूँ। अब होता क्या है कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने राजीव गांधी को वेलकम किया, लेकिन इनकी वाइफ को मना कर दिया, क्योंकि सोनिया गांधी एक कैथोलिक हैं। अब पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ पे सिर्फ हिंदूज ही जा सकते हैं, जो लोग सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। ये राजीव गांधी को काफ़ी बुरा लगा। राजीव गांधी ने वहाँ के उस समय जो राजा थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जो वाइफ हैं उनको दर्शन करने दीजिए। लेकिन राजा ने, चूंकि ये धार्मिक मामला था और ये मंदिर के कानून थे, तो उसके नीचे हेल्पलेस हो गए और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ राजीव गांधी ने पर्सनली ले ली। काफ़ी उनका अपना ईगो हर्ट हो गया, ऐसा माना जाता है। और ये बेइज्जती सोनिया गांधी को भी बर्दाश्त नहीं हुई। आगे चल के क्या हुआ कि राजीव गांधी इसको सपोर्ट करने लगे। जितनी एंटी मोनार्की फोर्सेस थी उनको और सपोर्ट करने लगे। तो राजीव गांधी चाहते थे कि उन्हें आने वाले समय में डेमोक्रेसी का चैंपियन समझा जाए, मतलब माना जाए कि वो एक बहुत ही अच्छे नेता थे जिन्होंने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। होता क्या है, 1988 में जब चाइना से नेपाल ने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स खरीदे, तो इसके बाद भारत और नेपाल में रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए राजीव गांधी ने उनकी जो टीस थी बहुत पहले की नेपाल के खिलाफ, उसका बदला लेने की सोची और नेपाल को एक लेसन टीच करने का सोचा। इसलिए माना जाता है कि ये जो परचेज था वेपन्स का नेपाल का चाइना से, ये बहाना था। असली ये था कि राजीव गांधी बदला लेना चाहते थे, इसलिए क्योंकि उनकी कैथोलिक वाइफ को उस हिंदू टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया गया था। फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण ने अपनी लिखी किताब इनसाइड नेपाल में इस चीज़ का खुलासा किया था कि कैसे उस समय राजीव गांधी ने, या आप कह सकते हैं भारत ने, जो रॉ थी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उसका इस्तेमाल करके जो नेपाल में राजशाही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। राजीव गांधी की जो हॉस्टिलिटी थी नेपाल के खिलाफ वो काफ़ी हद तक बाहर आने लगी, क्योंकि राजीव गांधी या उस समय की जो भारत सरकार थी, वो जो पीपल्स मूवमेंट थी नेपाल को, वो कहीं ना कहीं एक पीछे के दरवाजे से उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जबकि हमें ये पता था कि हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो वहाँ कम्युनिस्ट हैं, मतलब जो मोनार्की के खिलाफ में है राजतंत्र के। और कम्युनिस्ट उस समय चाइना के काफ़ी करीब थे, आज भी हैं। फिर भी हमने ये काम किया, और इसकी वजह से हुआ क्या, कम्युनिस्ट का जो रेलेवेंस था नेपाल में वो और ज़्यादा बढ़ गया वहाँ की जियोपॉलिटिक्स में। और इससे एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को, क्योंकि जब वहाँ के राजा को लगा कि अब हमारी सरकार को खतरा है भारत से, तो वो भी चाइना की तरफ जाने लगे। और कम्युनिस्ट तो पहले ही चाइना की तरफ थे, तो नेपाल को कहीं ना कहीं ये पहला पुश हमने दिया चाइना की तरफ ढकेलने का। और ये बहुत ही बेढंगा और कहा जाता है बहुत ही नौसिखिया जैसा डिसीजन था राजीव गांधी का, नेपाल को इतना परेशान करने का।
फिर क्या होता है कि इसके बाद कई सारी डिप्लोमेटिक्स मीटिंग्स की जाती हैं नेपाल को प्रेशराइज करने के लिए, और जब उससे बात नहीं बनती है तो गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा देते हैं फूड सप्लाईज का नेपाल के ऊपर, क्योंकि नेपाल पूरी तरीके से फूड सप्लाई के लिए और मेडिसिन के लिए डिपेंडेंट होता है, इंडिया पर आज भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो उस समय जब ब्लॉकेट लगा दिया तो नेपाल में काफ़ी हद तक एक रेसेशन जैसा कुछ तबाही मची, क्योंकि उस समय एक भूकंप भी आया हुआ था, और उसी समय जब इंडिया ने इतना बड़ा ब्लॉकेट लगा दिया तो काफ़ी परेशानी हुई नेपाल को। 1990 में जब इन सब चीज़ों से भी बात नहीं बनी तो 1990 में रॉ को भी शामिल कर लिया गया। रॉ ने एक कॉवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया इस मोनार्की को ख़त्म करने के लिए। बाद में क्या हुआ कि जब बात नहीं बन रही थी तो इसका काम दिया गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का काम दिया गया उस समय के रॉ के चीफ AK वर्मा को, और उन्होंने अपना एक बेस्ट स्पाई जीवनाथन जिनका नाम है, उनको ये ऑपरेशन दिया कि आप इसको लीड करिए और आप ही इसको देखेंगे और आपको ये काम करना है। इसके बाद रॉ ने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत सारी मीटिंग्स की, करीब कई महीनों तक वहाँ के जो माओइस्ट लीडर थे पुष्प कमल दहल, जो बाद में 2008 और 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने, उनके साथ उस रॉ के स्पाई ने मुलाकातें की। उसके बहुत ख़तरनाक जो भी हाइडआउट्स होते थे वहाँ पे जाके वहाँ कई सारी मुलाकात की, उनको फाइनली एग्री कराया कि वो सब मिल के एक यूनाइटेड फाइट करें मोनार्की के खिलाफ। और बाद में पुष्प कमल ये जो दहल जी थे ये माने। एक्चुअली पहले इनको भी डाउट था कि आखिरकार इंडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है हमारे बीच में, हम राजा के नीचे रहें या जो लोकतंत्र है उसके साथ में रहें, इंडिया का इंटरेस्ट। लेकिन बाद में ये एग्री हो जाते हैं और ये सब मिलके एक यूनाइटेड फाइट लड़ते हैं जो मोनार्की है उसके खिलाफ। तो पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं नेपाल में 1991 में, और उसके बाद बट 1996 में ये जो माओइस्ट होते हैं पुष्प कमल दहल ये डिक्लेयर कर देते हैं पीपल्स वॉर अगेंस्ट द मोनार्की, जो वहाँ का राजतंत्र है उसके खिलाफ। अब इन सब बीच में ISI और चाइना ने नेपाल में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भारत इतना करीब है नेपाल के, इतना ओपन बॉर्डर है, उसके बाद भी चाइना के जो और जो ISI है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, उनका दबदबा हमारे रॉ से ज़्यादा है नेपाल में। ये जान के मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई थी, पर ये बात सच है। इसके बाद 2001 में क्या होता है, जो वहाँ के किंग थे वीरेंद्र जी, उनकी पत्नी के साथ और फैमिली कुछ और रिश्तेदारों के साथ कत्ल कर दिया जाता है माओइस्टों के द्वारा। बाद में 2008 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव होता है तो नेपाल की जो पार्लियामेंट होती है वो ख़त्म कर देती है जो वहाँ की मोनार्की चल रही थी उसको, और इस तरीके से 240 साल पुराने जो राजतंत्र था उसको ख़त्म कर दिया गया नेपाल में, और एक डेमोक्रेटिक नेपाल की शुरुआत होती है। इसके बीच में ही जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो चाइना बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा था इन सारी चीज़ों को, और उसने जो माओइस्ट लीडर्स थे नेपाल के उनसे डीप कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू कर दिया, और चाइना ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ कर दी। 19 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो 2010 में थी वो बढ़ के 38 मिलियन हो गई 2014 में, और 2014 ही वो पहला साल था जब फर्स्ट टाइम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडियन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद पूरी तरीके से चाइना ने अपना एक ग्रिप बनाया, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, इकॉनमी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, चाहे वो डैम हो चाहे वो हाइड्रो पावर्स हो, उन सब पे चाइना ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। और जब मोदी साहब आए 2014 में तो काफ़ी हद तक जो नेपाल था वो चाइना की गोद में जा चुका था। 2015 में क्या होता है कि नेपाल ने अपना एक संविधान पारित करते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इंडिया को लगता है कि वो चाइना के फेवर में है। तो इस वजह से इंडिया ने नेपाल के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, और क्योंकि इंडिया चाहता था कि नेपाल उस संविधान में कुछ बदलाव करे और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जो वहाँ मधेसी जनता है, मधेसी उन्हें कहा जाता है जो इंडियन ओरिजिन के नेपाली हैं, उनके फेवर में कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ संविधान में ऐसे कानून बनाए। इस वजह से इंडिया ने फिर से नेपाल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए फिर से एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया नेपाल के ऊपर, और कोइंसिडेंटली फिर से नेपाल में भूकंप आया हुआ था और उसके बाद ही हमने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया, जिसकी वजह से नेपाल एक बार फिर से, और ये फाइनल पुश था नेपाल को चाइना की तरफ ढकेलने का इंडिया का, और मैं मानता हूँ ये एक और गलत स्टेप था जिसकी वजह से नेपाल पूरी तरीके से
चाइना की गोद में ही चला गया। 2017 में दोनों जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं नेपाल की, नेपाल सीपीएन माओइस्ट, जिसको ये ओली साहब लीड करते हैं, इनको आपने जरूर देखा होगा, इस समय ये प्रधानमंत्री हैं, और जो दूसरी है सीपीएन मार्क्सिस्ट, जिनको पुष्प कमल दहल जो माओइस्ट लीडर थे प्रचंड, ये लीड कर रहे हैं। ये दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने एक पार्टी बन के इलेक्शन लड़ा और ये जीत भी गए। आपको ये बताते चलें कि जो नेपाल की सीपीएन माओइस्ट ओली की द्वारा लीड की जाती है, ये टोटली चाइना की द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऐसा माना जाता है। और ये जो सीपीएन मार्क्सिस्ट है, इनकी चाइना की तरफ लीनिंग तो है, बट दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया टू। और जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस और छोटी छोटी पार्टियाँ जो रीजनल हैं, वो इंडिया को फेवर करती हैं। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि ऐसा लगता है कि नेपाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है चाइना के। अभी चाइना फोकस कर रहा है कि वहाँ की जो टीचिंग पैटर्न है उसमें ही बदलाव कर दें। जैसे मैकले ने इंडिया के साथ किया था कि मतलब जो कल्चर है वहाँ का वो चेंज कर दिया जाए। कैसे? वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक कम उम्र में ही उनके एजुकेशन में बदलाव लाके वहाँ की पूरी कल्चर को ही चेंज कर दिया जाए। अभी चाइना ने फोर्स कर दिया है नेपाल को, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मैंडरिन, उसको वहाँ के नेपाल के स्कूल करिकुलम में शामिल करने के लिए, और उसके बदले में वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी चाइना देगा। अब क्योंकि नेपाल के पास पैसे नहीं है, गरीबी है, और काफ़ी वहाँ की सरकार भी काफ़ी प्रो चाइना है, तो वो इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। अब आप सोचिए, अगर वहाँ के बच्चे हिंदी के बजाय मंडरिन पढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली चाइना के करीब जाएंगे, वो इंडिया से अपना जुड़ाव धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। इसके बाद जब अभी चाइना के साथ इंडिया का संघर्ष शुरू हुआ, तो इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पे गलवान में एक संघर्ष हुआ, तो उसके बाद चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इंडिया पे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए नेपाल को ये पुश किया कि आप जानबूझ के ये जो विवादित इलाका है, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ विवादित इलाके हैं, जैसे लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, जिनमें विवाद है। इंडिया कहता है मेरा है और नेपाल कहता है उनका है। तो जानबूझ के चाइना ने नेपाल को डिक्टेट किया कि वो इन सारी एरिया को क्लेम करे और एक नया मैप पास करे जिनमें इन एरियाज़ को वो अपना दिखाए। और हूबहू नेपाल ने वही किया, एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया जिसमें ये जो 3 एरियाज़ थे इनको अपने मैप में इनकॉर्पोरेट कर लिया। ऐसा कभी नेपाल ने इतिहास में नहीं किया था। इससे इंडिया काफ़ी ऑफेंड हुआ, इंडिया ने बहुत सख्त वार्निंग भी दी, लेकिन नेपाल नहीं माना। नेपाल की पार्लियामेंट ने इसको पास भी किया। हालांकि नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इसका विरोध किया, वहाँ के एक एमपी ने इसको विरोध किया, जिसको बाद में सैक कर दिया गया। अब ये सब चाइना इसलिए करवा रहा था कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि देखिए कैसे इंडिया अपने नेबरहुड में जितने भी देश हैं सबको परेशान करता है, जैसे वो चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या चाइना हो। तो ये जो हमारा संघर्ष चल रहा है इसमें भी इंडिया की गलती है। तो ये सब एक जियो पॉलिटिक्स थी, जो एक रोल चल रहा था। हालांकि चाइना खुद ही नेपाल की ज़मीन कब्जा कर रहा था, और एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि चाइना ने करीब 33 हेक्टेयर की ज़मीन नेपाल की कब्जा कर ली है। अब जब ये सब न्यूज़ बाहर आने लगी तो नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हुआ चाइना के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की भी इतनी वहाँ पे इतनी सहूलियत है कि इंडिया वहाँ पे प्रोटेस्ट करा सकता है अगर वो चाहे चाइना के खिलाफ। तो फिर इंडिया ने भी इसका फ़ायदा उठाया, और वहाँ के जो पुष्प कमल दहल जो लीडर थे मार्क्सिस्ट के, उन्होंने ओली साहब से कहा कि अगर आपको सरकार में बने रहना है और तो आपको अभी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये डिसाइड हुआ था कि 2.5 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अब इनकी सरकार बचाने के लिए ओली की इस समय जो वहाँ चाइनीज़ एम्बेसडर हैं नेपाल में, इनका नाम हुआ याकिन है, या इनकी फ़ोटो है, ये वहाँ की जो वहाँ प्रेसिडेंट हैं भंडारी, उनके साथ मिल के और कई सारी मीटिंग्स करना शुरू कर दिया कि कैसे ओली की सरकार बचाई जाए, वरना अगर ये दहल आ जाते हैं तो ये कुछ प्रो इंडिया भी रहेंगे। तो सरकार बचाने के लिए ये वहाँ मीटिंग्स कर रही थे। अब आप सोचिए, एक चाइनीज़ एम्बेसडर का इतना रुतबा है नेपाल में कि वो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग्स कर रही है, वहाँ के सारे अपोजिशन लीडर के साथ, और ये सब पर्दे के पीछे किया जा रहा था एक जासूसी तरीके से कि कहाँ कैसे ओली की सरकार बचाई जा सके। और इसी बीच में ओली ने आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत रॉ की मदद से मुझे गद्दी से हटाना चाहता है। अब हालत ये है कि चाइनीज़ एम्बेसडर का तो इतना दबदबा है, और यहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट भी जाते हैं बेचारे, उनको इंडिया का रॉ एजेंट समझा जाता है कि वो यहाँ पे ओली की गद्दी, ओली के जो वहाँ पे पावर है उसको ख़त्म करने आए हैं। तो इस समय हालात भारत और नेपाल में इतने बुरे हैं, वो आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे।
हालांकि इसके बाद जो हमारे इस समय रॉ चीफ हैं सामंत कुमार गोयल साहब, उन्होंने ओली से एक मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ओली को समझाया है कि देखिए ऐसा है, भले ही आप चाइना की गोद में बैठ गए हों बट अभी भी हमारा इतना कंट्रोल है कि हम आपको ठीक कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ माहौल बदला ज़रूर है और उसी का नतीजा है कि अभी फिर से एक मास डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुआ है काठमांडू में। किसके फेवर में? रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। वहाँ पे जो राजतंत्र है उसको फेवर, वहाँ की जनता कह रही है कि हमें फिर से राजतंत्र चाहिए। हम पिछले 12 साल से जो ये डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमने कोई नया बदलाव नहीं देखा है। तो इससे अच्छा जो हमारा 2008 के पहले मोनार्की था, हमें वही वापस कर दीजिए। तो ये था पूरा वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।